आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको ये पता है कि एसआईआर पर लोकसभा में कल किस तरह से चर्चा हुई और उसमें अमित शाह ने जिस तरह के बयान दिए हैं, सरकार का जो पक्ष रखा है, वो पूरी तरीके से ना सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये देश के गृह मंत्री की भाषा है। हालांकि इससे पहले भी वो इस तरह की ही भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। भाषा की मर्यादा तो ना देश के प्रधानमंत्री रख रहे हैं और ना देश के गृह मंत्री, लेकिन वो रैलियों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा बनता जा रहा है। आपको ये पता है कि कल किस तरह से अमित शाह, जब राहुल गांधी ने जो तमाम आरोप लगाए, जो तमाम सवाल पूछे, उसका जब जवाब दे रहे थे और उनके पास कोई कॉन्क्रीट, कोई तथ्यों पर आधारित, कोई उनके पास बात नहीं थी कहने की, तो वो किस तरह से, किस भाषा और किस ओछेपन पर उतर आए थे, ये सबने देखा। यहां तक कि हद ये हो गई कि झल्लाकर उन्होंने एक वर्ड है जिसको कहते हुए मैं संकोच कर रही हूं, लेकिन जब उन्होंने संकोच नहीं किया तो मैं क्यों करूं, उन्होंने साला वर्ड का इस्तेमाल किया और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। आप सोचिए, ये एक देश के गृह मंत्री की भाषा है, तो वो अदरवाइज क्या सोचते होंगे और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि लगातार राहुल गांधी, आपको पता है कि सवाल पूछ रहे हैं एसआईआर को लेकर, सवाल पूछ रहे हैं चुनाव सुधार को लेकर, चुनावी धांधली को लेकर, जिस तरह से वो डिलीशन, एडिशन, ये सब कुछ जो किया जा रहा है, चुनाव आयुक्त का जिस तरह से चयन होता है, उस सब को लेकर गंभीर सवाल पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने एसआईआर की चर्चा के दौरान, चुनाव सुधार की चर्चा के दौरान किए। उस पर जो जवाब अमित शाह ने दिया है, उस पर सिर्फ आप अपना माथा ही पीट सकते हैं, क्योंकि जो जवाब दिया गया है उसमें कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि जो सवाल पूछे जा रहे थे उसका तथ्यात्मक कोई जवाब दिया गया है। वही बात नेहरू की, वही बात इंदिरा गांधी की, वही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों की गलतियों को उजागर करना, जोर जोर से चिल्लाना, शोर मचाना। आपको ये पता है कि जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है, जब कोई तथ्यात्मक बातों का तथ्यात्मक जवाब नहीं दे पाता है, तो वो या तो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, अपना आपा खोने लगता है, सर खुजाने लगता है, घटियापन, नीचता पर उतर जाता है, या फिर वो दूसरे की कैरेक्टर पर बुहतान लगाने लगता है। तो एक तरफ तो हमने देखा जो पार्लियामेंट में हुआ, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि राहुल गांधी को लेकर बेहद घटिया, ओछा, नीचता वाला जो है वो एक ट्वीट बीजेपी के हैंडल से किया गया है। ये किसी ट्रोल ने नहीं बनाया है वीडियो, ये किसी ट्रोल ने ट्वीट नहीं किया है, ये कोई बीजेपी आईटी सेल ने नहीं किया है, बल्कि बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में लिखा गया है, गांधी बनकर आया हूं, मेरी हरकतें मगर अय्याश है। यानी कि इसमें एक गाना है उसका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें राहुल गांधी को पब में दिखाया गया है, डांस न करते हुए, लेकिन एक तरह का एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि विदेश कर वो महिलाओं के साथ किस तरह से घुलते मिलते हैं, अय्याशी करते हैं, जैसे कि वो न शराब पीते हो, या इस तरह की पूरी इमेज जो है उस ट्वीट में क्रिएट की गई है, उस वीडियो में क्रिएट की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति तो जताई है ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया है। ये वीडियो है कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी से वो एमएलए बने दिल्ली से, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, जो सबसे जहरीले नेता है उनमें से एक में उनका शुमार होता है। और उनका एक पुराना वीडियो जब वो आम आदमी पार्टी में थे और कैसे वो प्रधानमंत्री की पोल खोलते हुए उसमें नजर आ रहे हैं, जिस तरह की वो बातें उसमें कर रहे हैं, वो भी वो बात करें विधानसभा में, उसको ट्वीट किया है। और उसको लेकर कांग्रेस ने कुछ सवाल यहां पर लिखे हैं। कांग्रेस का ये ट्वीट है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। वोट चोरी के खुलासे से बीजेपी इतनी बौखला गई है कि इस तरह के घटियापन पर उतर आई है। जब बात निकली है तो सवाल पूछे जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री आवास में किस लड़की को चेन से बांधकर रखा गया था? वो कौन सी लड़की थी जिस पर गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से जासूसी कराई जा रही थी? गुजरात का वो कौन सा मुख्यमंत्री रहा जिसके चीन में अय्याशी करने के बड़े चर्चे हैं? क्या बीजेपी इस नेता की जानकारी जनता को बताएगी?
ऐसे कुकर्मियों का असली चेहरा जनता के सामने जरूर आना चाहिए। और ये जो ट्वीट लिखा गया है, ये दरअसल उस वीडियो के आधार पर लिखा गया है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो है, 8 मिनट लंबा वो वीडियो है। आप चाहें तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। कांग्रेस के हैंडल पर भी है वो ट्वीट, और उसको अलग अलग कांग्रेस के हैंडल से, पवन खेड़ा से लेकर सबने उसको ट्वीट किया है और सवाल पूछे हैं। और एक तरह से जो घटिया वीडियो राहुल गांधी का ट्वीट किया गया है, उसका इस तरह से कांग्रेस ने जवाब दिया है। मैं आपको वो वीडियो भी एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी ताकि आपके दिमाग में ये ताजा रहे, या हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो कि कल पार्लियामेंट के अंदर जब ऑलमोस्ट अपना आपा खोते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए। भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए। तो आपने सुन लिया वो वर्ड साला उन्होंने वो किया, और उसके बाद कहा कि इसे हटा दीजिएगा, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। लेकिन सॉरी का एक जो शब्द होता है, अपोलोजाइजिंग जो होता है, वो तो शायद बीजेपी की डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब इसको लेकर कल रात भी राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, और आज भी राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि घबरा गए थे, डर का वो रिएक्शन था, हाथ उनके कांप रहे थे, ये सब कुछ राहुल गांधी ने कहा है। सुन लीजिए क्या कहा है उन्होंने। अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। तो आपने राहुल गांधी को यहां पर सुन लिया, और उनका ये कहना है कि जो भी उन्होंने सवाल पूछे थे उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और हमने भी देखा 90 मिनट लंबी उनकी स्पीच थी, और उस स्पीच में जो कुछ उन्होंने जवाब दिया वो कोई कंस्ट्रक्टिव किसी जवाब की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि वो जिस तरह की बातें करते हुए नजर आए उससे और ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या ऐसा करके चुनाव आयोग को और ज्यादा इम्यूनिटी देते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक ये सवाल पार्लियामेंट के बाहर था, अब ये सारा डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। और पार्लियामेंट के अंदर होना यानी कि रिकॉर्ड का हिस्सा होना, यानी कि एक तरह से ये सिर्फ देश और ही नहीं बल्कि एक तरह से हमें कहें कि दुनिया ने इसको देखा होगा। और उस पर अगर चुनाव आयोग पर किसी तरह का कोई सवाल ना खड़ा करके अगर देश का गृह मंत्री सिर्फ और सिर्फ एक तरह का लांछन लगाए और दूसरी सरकारें जो रही हैं सिर्फ उनकी बातों को रखे और इस तरह के तथ्य रखे जिसका सच्चाई से शायद दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 8 पॉइंट्स रखे हैं। उन 8 पॉइंट्स में जो अमित शाह की का भाषण था, उस 8 पॉइंट्स का उन्होंने एक तरह से झूठ कहकर इसका जवाब उन्होंने दिया है। और मैं जिस वक्त आपसे बात कर रही हूं उस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि एसआईआर को लेकर एक बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की तारीख को बढ़ा दिया है और 31 दिसंबर तक की मोहलत जो है वो दे दी गई है। जो हड़बड़ी में एसआईआर कराया जा रहा है, जिसमें बीएलओस की जान जा रही है, जिसमें लोग छूट रहे हैं। और अब तो ये खबर है कि 3 करोड़ के करीब ऐसे मतदाता हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उससे वो गायब हो सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने इस तारीख को बढ़ाया है। ये तारीख जो है वो बंगाल में भी बढ़ाई गई है। तो ये सवाल जरूर उठ रहा है कि पहले क्यों आनन फानन में किया गया और अब क्यों तारीख बढ़ाई जा रही है। इसके बीच में भी क्या कुछ ऐसा है जो संशय की श्रेणी में आता है, ये भी कुछ सवाल है। चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, फिलहाल 2 जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना चेहरा है। अनिल जी स्वागत आपका कार्यक्रम में।
मेरे साथ सिद्धार्थ जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनुमा जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अनुमा जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगी क्योंकि इल्जाम कांग्रेस का है और लगाया गया है राहुल गांधी पर। जिस तरह की वीडियो ट्वीट की गई है, अय्याश बताया गया है उसमें राहुल गांधी को। आपने भी फिर ट्वीट करके सवाल पूछे हैं। क्या क्या दिखाता है ये? क्योंकि कल अमित शाह का साला वर्ड का इस्तेमाल करना, राहुल गांधी का कहना ये डरे हुए हैं, हाथ कांप रहे हैं, तथ्यों पर आधारित कोई बात नहीं है, डर का ये रिएक्शन है उनका ये कहना। और फिर उसके बाद हम सुबह को देखते हैं इस तरह का ट्वीट बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया जाता है, यानी कि हर तरीके से राहुल गांधी की इमेज को मलाइन करना। हमें ये छोटी बातें लग सकती है कि एक ट्वीट है, वो जो कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है यही ट्वीट्स, यही तमाम चीजें तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पर शेयर की जाती हैं और कुछ लोगों को ये बिलीवेबल भी लगती होंगी। आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, अमित शाह एक गुंडे की भाषा बोलते हैं, बेहद धूर्त आदमी है। कल मैंने उन्हें देखा आरपीए 1951 को, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसके बारे में उन्होंने सरासर झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। जो चुनाव के जो उम्मीदवार हैं, उनका जिस तरह से व्यवहार होना चाहिए, आचार विचार होना चाहिए, उसके ऊपर आरपीए 1951 है और भी दूसरी बातों पर है। उसने लेकिन कभी भी किसी इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी नहीं दी, जो कि पहली बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इम्यूनिटी दी। और उसी पर राहुल जी का एक सवाल था कि ऐसा पहली बार देश के इतिहास में क्यों किया। तो अमित शाह बौखलाए हुए थे। जिस भाषा में उन्होंने कहा, आप मुंसिफ नहीं है कि मैं आपकी बात सुनूंगा और मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से बोलिए, लेकिन आपको गुंडा बनने की क्या जरूरत है। और उसी सिलसिले में उन्होंने उस गाली का प्रयोग किया। आप ये देखिए कि कल जितने भी बार उन्होंने जब जब भी इलेक्शन कमीशन का संदर्भ दिया, हर बार एक झूठ बोल दिया उन्होंने। तो मैं कल से एक और चीज देख रही हूँ। असल में जो ट्वीट आपने मेरी देखी, जो मैंने कपिल मिश्रा के वाले को रीट्वीट किया है, वो आज से 6 दिन पुरानी ट्वीट है। जब ये जो संचार से संबंधित बिल आने वाला था, तब मैंने ये कहा था कि 268 बार एक लड़की को फोन करने वाले, उसके फोन पर टोह रखने वाले लोग जो हैं, वही पहले से ही ये काम करते आए हैं। और कई बार ये कहने में आता है कि बीजेपी को बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि केवल उसी के नेताओं के नाम किसी न किसी बलात्कार के साथ जुड़ते हैं। उसके नेता तो इतने घृणित हैं कि हरियाणा में और मध्य प्रदेश में 2 ऐसे नेता निकले हैं जिन्होंने अपनी बेटी के साथ ही यौन उत्पीड़न किया। अभी जो द लैंसेट की रीसेंट रिपोर्ट आई है, थोड़े दिन पहले ही आई है, तो 1 अरब महिलाएं जो यौन उत्पीड़न की शिकार हैं, उसमें से 23%, यानी कि 23 करोड़ महिलाएं भारत से आती हैं। तो इस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर किया, लेकिन उसका सारा बजट पहले तो अपने विज्ञापनों पे लगा दिया और उसके बाद अपराधी के अंदर से अपराध का डर खत्म कर दिया। जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ, चाहे बड़ी महिलाएं हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे युवा महिलाएं हो, एकदम एक भाई की तरह उनको जो एक संरक्षण मिलता है, वो बीजेपी से किसी को नहीं मिलता। किसको नहीं मालूम, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी कि 7 लोक कल्याण मार्ग के पीछे 28 तुगलक क्रीसेंट क्यों था, ठीक पीछे वहां पे एक सांसद को क्यों घर मिला था। तो उस जगह पे लोग कहते हैं कि वहां हमारे फौज के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, जो उस एरिया में काम करते हैं, उनका कहना है कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेताओं का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आ गया है, इस सब से पीछा छुड़ाने के लिए वो हेडलाइन बदल रहे हैं। और हेडलाइन बदलने के लिए वो घटिया से घटिया हरकतों पर उतारू हैं। आपको याद होगा, बिहार चुनाव के समय एक कांग्रेस ने क्रिएट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां उन्हें कह रही है कि तुमने बहुत ऐसे गलत काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन बीजेपी के हैंडल से एआई जनरेटेड एक बेहद सस्ता वीडियो निकला था। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये लोग प्रचारक होते हैं, शादी करते नहीं हैं, इनको अगर मैं और दूसरे लोगों के अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की मैं हिमायती हूँ, लेकिन यहाँ ये फोर्स करके, हमारे पास आनंदू अजी का केस है जिसने ये आत्महत्या करने से पहले लिखा कि 4 साल की उम्र से
संघ के लोग यौन शोषण कर रहे थे। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर यौन कुंठा दूसरी कुंठाओं के साथ कूट कूट कर भरी है, बेहद हीन भावना से ग्रसित हैं, शर्मिंदा करने वाले लोग हैं, संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं उसके बारे में कुछ जानते नहीं, वंदे मातरम के लिए कांग्रेस का टांग खींचने के चक्कर में वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान कर बैठते हैं। और इन्हीं के सारे लोग, इतनी चर्चा होने के बाद भी 90% से ज्यादा बीजेपी के नेताओं को वंदे मातरम गाना नहीं आता। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम की बात करते हैं, लेकिन इन सभी से इनका कोई वास्ता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो कि सबको दिख भी रहा है, कि ये सामने वाली पार्टी का मैदान खाली करते जा रहे हैं केवल बेईमानी से। और जब ये खाली हो जाएगा तो लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि अब उनके खेल में कोई मनोरंजन नहीं है। एक ही तरफ खिलाड़ी भरे हुए हैं, दूसरी तरफ जनता होती है और विपक्ष होता है। तो जनता ने अपना ही पाला खाली कर लिया है, इसलिए अब इसका सारा का नुकसान जनता को होने लगा है, उनके समझ में आने लगा है। तो कल जो भी कुछ हुआ, और भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह ने, निशिकांत दुबे ने जो भर भर के झूठ बोले, वो लोगों के समझ में भी आने लगे हैं। हाँ, पर जो राहुल जी ने कहा कि हाथ कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, सबसे बड़ा डर बीजेपी का क्या है? सत्ता चली जाएगी तो दो चीजें जरूर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 75 सालों के इतिहास में, 80 सालों के इतिहास में तब तक देश छोड़कर भागने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे जैसे ही उनकी सत्ता जाएगी। एक तो ये बात जरूर होने वाली है। और दूसरी, सत्ता ना जाए इसी की डर से इन्होंने सारी एजेंसियों को इतना टाइट मजबूती से पकड़ रखा है, उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। आखिर हर चीज की एक मियाद होती है। तो मैं ये मानती हूँ कि जनता का जागना, मीडिया का शायद वापस आना और फिर लोगों की समझदारी, ये सब मिलकर लोकतंत्र को रिक्लेम जरूर करेंगे। ओके, शायद उस दिन का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से एजेंसीज पर तमाम तरह का कब्जा है, और चुनाव आयोग जो कि सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे प्रक्रिया में एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है, उस पर जिस तरह से कब्जा हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई, और विपक्ष का ये इल्जाम है कि वोट जिसको डाला जाता है उसको वोट नहीं मिल रहा, तो आप सोचिए उस वोट देने का मतलब क्या रह जाता है। उसी को लेकर दरअसल ये पूरी चर्चा थी, और उस चर्चा में उसको कितना छोटा और गैर जरूरी बनाया गया कि आपने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके उसको खत्म कर दिया। अनिल जी, कल की जो पूरी चर्चा हमने एसआईआर पर देखी, अमित शाह का जो बयान था, और आज जिस तरह का ओछा ट्वीट बीजेपी की तरफ से किया गया है, और अमित शाह चिल्ला चिल्लाकर ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो शायद ये दिखा रहे थे कि देखिए ये बच्चे हैं, ये क्या जाने, हम बताते हैं कि क्लास कैसे चलती है। और जो क्लास का प्रिंसिपल है यानी कि लोकसभा स्पीकर, वो मतलब उनकी हंसी ऐसी होती है कि एक कान से दूसरे कान तक मतलब ऐसे लगी होती है, और वो ऐसे खुश हो रहे होते हैं। मुझे लगता है कुछ वजन तो उनका बढ़ ही जाता होगा जब विपक्ष का कोई नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब बोल रहे होते हैं। और कल भी हमने ऐसा देखा, साफ तौर पर दिखता है पक्षपात। अब तो ये खैर कोई दिखाने या कहने की बात नहीं रह गई है, लेकिन सवाल ये जरूर है कि इस सब का कंक्लूजन क्या है। अगर गृह मंत्री पार्लियामेंट में आकर उन बातों को और पुख्ता तरीके से कह दें, तो क्या चुनाव आयोग को और ज्यादा इसमें इम्यूनिटी नहीं मिल जाती, या आपको लगता है ये विमर्श का अब एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा और ज्यादा पहले से इंपॉर्टेंट बन गया है? देखिए, ये उनका वो जो काम कर रहे हैं, स्टाइल उनका कुछ भी हो, लेकिन पक्का है कि एक पॉलिटिकल मूव है। पॉलिटिकल मूव ये है कि चुनाव आयोग को कब्जा कर लिया है उन्होंने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, और जो लोग हैं अमित शाह उसके मुख्य माना जाता है। ऐसा है कि वही वो चला रहे हैं, मतलब चुनाव आयोग या इस तरह की संस्थाओं पर जो भी कब्जा है उसका संचालन का काम उनके ही हाथ होता है। ऐसा लोग मतलब करीब करीब पक्का ही है। जिस तरह से वो चुनाव में जाते हैं, पटना में आपने सुना ही कि पटना में उनका जो है सीसीटीवी का बंद कर दिया गया, और ऑफिसरों से मिल रहे थे, क्या कर रहे थे नहीं पता चल रहा था। तो वो पूरा जो ये इंतजाम है, मतलब उसके वो सीईओ हैं जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चल रहे हैं, जिसको कि आप अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या आप जो भी भाषा आप कहें, डिक्टेटोरियल, कोई भी आप ले लैंग्वेज, उसके असली सीईओ है अमित शाह।
तो निश्चित तौर पर अमित शाह की भाषा जो है, वो जो आप जिस तरह का आपको ये रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिस तरह का आप काम करते हैं, प्रोफाइल होता है आपके काम का, वैसा ही लैंग्वेज होता है। तो मैं इसमें जरा भी अचरज मुझको नहीं हुआ कि उनके मुंह से वही शब्द निकल गया जो शब्द वो उच्चारण करते होंगे आमतौर पर लोगों से मिलने जुलने में, तो वो संसद में निकल, यही अंतर है। यहां मैं एक चीज जो रेखांकित करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देने के बदले ये तो 11 साल में पक्का हो गया है कि मोदी जी की भाषा, उनका हाव भाव, उनका आचार व्यवहार या जो अमित शाह जी का है, ये अनुरूप नहीं है भारतीय लोकतंत्र और जो भारत की श्रेष्ठ संस्कृति, मतलब संस्कृति में जो कुछ श्रेष्ठतम है उसका हिस्सा नहीं है वो। मतलब ये एकदम निचले स्तर का जो भी चीज कह सकते हैं। हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में जो सभ्यता का और संस्कृति का विकास हुआ है, उसका जो सबसे घटिया पक्ष है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिर्फ कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म का मामला नहीं है, बल्कि व्यवहारगत भी अपने सामने वाले से नफरत करना, किसी को कुछ समझना नहीं, कुछ भी बेईमानी को सही समझना। मतलब आप जो शब्द इस्तेमाल किया हनुमान जी ने कि गुंडे की भाषा टाइप का, तो भाषा नहीं, वही संस्कृति है उनकी, तो वो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे एक जो फायदा हुआ है उसकी तरफ लोगों का जरा ध्यान देना चाहिए। उससे राहुल गांधी का जो कद है, जो उनका पर्सनैलिटी है, जो पब्लिक प्रेजेंस है, वो और अच्छा हुआ। अब लोग तुलना कर सकते हैं कि दो जो संस्कृति, जो दो राजनीतिक संस्कृति के प्रतीक जो है आपके सामने है। एक जो है जो कि लुम्पेनिज्म, जिसको लंपट ये कहते हैं संस्कृति, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक दूसरा जो श्रेष्ठतम राजनीतिक और जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर कांग्रेस को, हमको लग रहा है क्या कि ये जो ट्वीट्स वगैरह आ रहे हैं उन पर कपिल मिश्रा वाले या ये सब, उसमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उनको जो कांग्रेस के और राहुल गांधी के उज्जवल पक्ष है उसको रखना चाहिए। क्योंकि ये घटिया है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि आप आसानी से आप इसको खुद ही वो जाहिर कर रहे हैं। अब बताइए कि अगर संसद में गृह मंत्री के मुंह से अगर जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, मेरे मुंह से तो निकलता रहता है, तो मैं तो इसमें कोई ये मतलब मानता ही हूं कि हमारा जो बिहार में है, हमारा भाषा या ये में हमारी फिसलन हो जाती है। लेकिन जो आप संचालित कर रहा है भारत का गृह मंत्रालय, उसके मुंह से ये निकलना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आप कहेंगे। तो मुझको लग रहा है क्या कि आप, एक तो ये हुआ है, दूसरा है क्या कि वो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने इसको नॉर्म बनाया है। अभी बताइए कि जो चुनाव आयोग की नियुक्तियों के बारे में हो या ईवीएम के बारे में या जो चुनाव प्रक्रिया है, इसके बारे में जो सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल आडवाणी ने भी उठाए थे, लेकिन कभी किसी ने उनको गाली नहीं दी और कभी उनके खिलाफ ये नहीं किया। 2011 में ही अपने एक ब्लॉग में वो लिखते हैं कि चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त, चुनाव आयुक्त की मतलब आयुक्तों की नियुक्ति, उसमें अपोजिशन का से होना चाहिए। और 2012 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। जी, जब आप ये बात बोल रहे हैं तो मैं अभी देख रही थी कि ममता बनर्जी का बयान आया है। ममता बनर्जी, आपको पता है कि वो कितना हार्श जो है वो बोलती हैं। उन्होंने ये कहा है कि शाह खतरनाक है अमित शाह के लिए, वो दुर्योधन और दुशासन जैसे हैं। और उन्होंने ये भी आगे कहा है, महिलाओं से कहा है कि जो अपने घर में जो बर्तन है, अगर आपका नाम कटे, जो किचन में आपके बर्तन है उनका इस्तेमाल करिए। अब वो किस तरफ इशारा कर रही हैं वो वही बता सकती हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी उसमें ये कहा है कि तमाम बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी जो है वो बता रहे हैं अमित शाह, क्योंकि कल उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किस चीज की बात की है तो वो घुसपैठ है कि क्या विदेशियों को हम बनने दें, ऐसा पीएम क्या विदेशी चुनेंगे, तो विदेशी घुसपैठी, यानी कि उससे जो उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो कार्ड है उसके बगैर तो वो एक कदम, एक लाइन भी बोल नहीं सकते हैं, एक कदम चल नहीं सकते। तो वो सब भी हमने देखा, चर्चा एसआईआर पर, लेकिन सारा हमने फोकस देखा घुसपैठियों पर। उसका जवाब दिया है आज ममता बनर्जी ने।
नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज इसमें आप जो मार्क करना चाहिए वो ये है, जो कि पॉलिटिकल ये एस्पेक्ट है इसका, कि इसका ये जो है फेल हुआ, 2240 वोट आए, सीटें आई। इसका मतलब ये है कि उनको चुनाव आयोग पर कब्जा करके ही वो जीत सकते हैं। ये सब सारा नाटक घुसपैठिया वगैरह वाला वो सिर्फ लेजिटिमाइज करने के लिए है। इस पर कुछ रिजल्ट नहीं, लोग नहीं दे रहे हैं वोट, और वो वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी एकदम सही है, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पहलगाम और सारे के बाद और इतना मतलब जो कम्युनलिज्म का पीक पीरियड था उसमें वो 240 सीटें ला पाए। उसके बाद से ये चेंज देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन चोरी कर लिए, हरियाणा का इलेक्शन चोरी कर लिया, और उससे भी नहीं हुआ तो एसआईआर लेकर के आ गए। मतलब कि बाद में जो रिजल्ट में फेरा फेरी है वो तो करेंगे, लेकिन इसके पहले वोटर ही सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा वोटर कौन होगा, ये हम तय करेंगे। और एसआईआर, और आपको एक चीज और बता दूं कि कोई अंतर नहीं आ रहा है एसआईआर की प्रक्रिया में। बिहार में जो घपले उन्होंने किए उसको और पुख्ता तरीके से बंगाल और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं लेकिन इसमें विपक्ष को भी ये कहूंगा, ये उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था एसआईआर को किसी भी तरीके से। दूसरा है क्या कि जो ब्लॉक लेवल एजेंट का कंसेप्ट है वो पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट है, और उसको मानना नहीं चाहिए। क्यों? अगर कल को मैं ही अगर चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मेरा कौन बीएलए है? पहले कैसे जब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय लोगों को बाहर कर दिया आपने। डेमोक्रेसी श्रिंक हो रही है, इस पर कानूनी और इसकी पेचीदगियां अलग है, लेकिन डेमोक्रेसी जो श्रिंक हो रही है, कल 15 लोग चाहे निर्दलीय लड़ना, उनका कौन बीएलए है? उनका कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ये तुम्हारा काम है कि सही चुनाव ये लाओ, और प्रक्रिया के तहत जो वोटर है उसका अधिकार रहे, और उनका ये करो। और हम इसको पॉलिटिकल पार्टी का है नहीं काम, बकायदा उसमें दिया हुआ है कि किसी भी तरीके से ये काम है सिर्फ चुनाव आयोग का, लेकिन वो उसको शामिल कर लिया कि पॉलिटिकल पार्टी, और वो दे नहीं रहा। अभी क्या किया देखिए, उसके प्रेस रिलीज देखिए आप चुनाव आयोग का, वो जो जिस तरह से बिहार में किया कि मैं बूथ लेवल लोगों को वोटर लिस्ट दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट ये मैं वेबसाइट पर लगाया, लेकिन उसने एक साथ सारे लिस्ट मशीन रीडर जिसका डिमांड कर रही है कांग्रेस, वो माना ही नहीं। तो वो तो वही करेंगे, लेकिन इससे एक्सपोज हो रहे हैं। अब है क्या कि ये जो चोरी का धंधा है रुके कैसे, और उसमें और उन्होंने 2 मैसेज और दे दिया। एक मैसेज सुप्रीम कोर्ट को दिया कि हम तो एसआईआर को इसी तरह चलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चल रहा है उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की, क्योंकि उसको डिफेंड किया कांग्रेस। इसको बोलना चाहिए था ये सरकार को कि चुनाव आयोग अदालत में है और विपक्षी पार्टियां वहां गई हुई हैं, हमारा इस पर कोई स्टैंड नहीं है, अदालत में ये बहस चलने दीजिए, और जो सरकार का पक्ष है हम अदालत में रखेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अप्रत्यक्ष तौर पर अदालत को भी प्रभावित कर रहे हैं, यह कह करके ये सब कुछ सही चल रहा है। ईवीएम हो, बैलेट पेपर का सवाल हो, नियुक्तियों का सवाल, ये सारे सवाल बीजेपी ने मनमोहन सिंह के समय में खूब जोर से उठाए थे। जीएल नरसिम्हा राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। तमाम वक्त वो अपना शायद भूल जाते हैं और सिर्फ अभी की बात याद दिलाते हैं और दूसरों की कमियां और खामियां इसी पर ही बात करते हैं। मैं जब ये चर्चा करी, मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहती हूँ एक चीज एक जो अनुमा जी के मैं जोड़ना चाहूंगा। अरे ये बताने की जरूरत है, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया नहीं, सिर्फ उसको उसके बेटे को चुनाव लड़ा के टिकट भी दिया। उसके बाद एक है चिन्मयानंद है, उसका पूरा एक लिस्ट है। उन्नाव में हुआ वो जो शख्स था कुलदीप सेंगर, उसको कितना समय तक निकालने में कितना टाइम लगाया, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड, इसमें कुछ आपको कहना बताने की जरूरत ही नहीं है, वो सारा है। और जो केस कपिल मिश्रा बोल रहे हैं वो तो पूरा रिकॉर्डेड है, और वो तो डॉक्यूमेंट जो वो रिकॉर्ड टेप्स हैं वो तो दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा है भाई। जी बिल्कुल। लेकिन अब तो वो कपिल मिश्रा जो है, अब तो आम आदमी पार्टी से, अब वो खुद बीजेपी का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन वही है कि
तमाम चीजें रिकॉर्ड में होती हैं और जो रिकॉर्ड में है सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों हैं और वो साफ तौर पर दिखते हैं। और दर्शकों से ये भी कि देखिए एसआईआर पर बार बार हर रोज चर्चा करना, हर दिन चर्चा करना, उसका जिक्र करना इसलिए बहुत जरूरी है। और खासतौर पर वो लोग जो बदलाव चाहते हैं, सत्ता में बदलाव चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इसी के जरिए तो सत्ता पर कब्जा किया जा रहा है। बार बार हर गुजरते राज्य जिस पर इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार गुजर गया, 90% के स्ट्राइक रेट से बन गई सरकार, और अब देखिए 5 राज्यों में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। बंगाल उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन यह भी साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे तमिलनाडु और तमाम जगहों पर भी वो अपने पैर मजबूत करना चाहते हैं और लगातार एक ऐसे घोड़े पर वो सवार हैं जिसको उनको लगता है कि अब नहीं तो कभी भी नहीं। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये आरएसएस का शताब्दी वर्ष भी है और उन्होंने जो पूरे अपने एजेंडे, जो लिस्ट तैयार कर रखी है, उसी के अकॉर्डिंग वो तमाम काम करते हुए अपने नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी आरएसएस पर हमला करते हैं, कल तो ये भी बोला गया कि आरएसएस की विचारधारा, इसमें क्या परेशानी है, प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा का है, गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा का है, यानी कि आरएसएस की विचारधारा को वो देश की विचारधारा के साथ जोड़कर उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम बना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ इसके को लेकर भी मैं आऊंगी, अनुमा जी से मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन सिद्धार्थ जी को मैं शामिल करूंगी इस चर्चा में क्विकली। सिद्धार्थ जी, ये सब कुछ जो अब तक हमने चर्चा की है, इस पर आपका पहला कमेंट, कल की आपने चर्चा देखी होगी, आज जिस तरह का वीडियो शेयर किया गया है और जिस तरह का रिस्पॉन्स रहा है, इसी की उम्मीद थी? क्योंकि प्रधानमंत्री भी वही करते हैं, गृह मंत्री भी वही करते हैं। प्रधानमंत्री तब आते हैं जब इवेंट होता है, गृह मंत्री तब आते हैं जब प्रधानमंत्री को बचाना होता है और उन्हें लगता है कि शायद वो ये रोल ज्यादा अच्छे से निभा सकते हैं। जी देखिए, कल जिस तरह से लोकसभा का प्रसारण हो रहा था, लोकसभा और राज्यसभा का और डिबेट का सीधा प्रसारण हो रहा था, तो मेरे ख्याल से इस देश के सारे जनता ने देख लिया कि जो आदमी ऑन रिकॉर्ड केचुआ को साला बोल सकता है, वो ऑफ द रिकॉर्ड उसको क्या क्या बोल सकता होगा। ये तो सोचने की बात है। ऑन रिकॉर्ड आप अगर केचुआ को साला बोल रहे हो तो ऑफ द रिकॉर्ड तो और भी बहुत कुछ आप बोल सकते होंगे। देखिए, जिस तरह से सिंह साहब ने कहा, उत्तर भारत में और खासकर सामान्य पुरुषों के भाषाई अभद्रता जो है वो थोड़ा बहुत रोजमर्रा के बातचीत का हिस्सा बन जाती है। और भाजपा तो खुद को कहती है कि सामान्य, वो तो अपने आप को सामान्य नहीं मानती, वो तो कहती है कि वो भारतीय संस्कृति की संवाहक है। तो भारत में तो कोई भी सांस्कृतिक धर्मगुरु आज तक हमने नहीं सुना कि गाली गलौज करता हो। कोई भी धर्मगुरु किसी वेद में, जो अमित शाह जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो भारत के किसी वेद में भाजपा दिखा दे, किसी उपनिषद में दिखा दे, किसी रामायण में दिखा दे, किसी गीता में दिखा दे। तो क्योंकि भाजपा अपने आप को संस्कृति का संवाहक कहती है, तो सवाल उसको पूछिए कि आप संस्कृति के संवाहक हैं, तो भारत किस किस संस्कृति में उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिस शब्द को आप इस्तेमाल करते हो। आप ये मत कहिए कि वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि होगा ये कि जिस तरह से सिंह साहब ने कहा, उत्तर भारत में और खासकर सामान्य पुरुषों में इस तरह की भाषा सामान्य जनजीवन का हिस्सा भी काफी हद तक बनी हुई है। इसीलिए आप उसको उस ढंग से मत कीजिए। उनको कहिए कि आप तो अपने आप को सामान्य नहीं कहते हो, आप तो कहते हो भारतीय संस्कृति के आप संवाहक हैं। तो हमने तो कभी नहीं सुना कि तुलसीदास जी ने रामायण में इस तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल किया हो। बहुत सारे शब्द उनको मिल रहे थे कि ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप जब अपने आप को संस्कृति का संवाहक कह रहे हो, तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हो? मतलब भाजपा ये है, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाजपा संस्कृति के नाम पर विकृति फैला रही है, विकृति परोस रही है। 10 सर का रावण जो है वो साधु के वेश में आके जनता, भारतीय जनता के रूप में जो सीता है उसका हरण करने की कोशिश कर रहा है। ये तो सीधी बात है। ये इस तरह से आपको इसको स्पिन देना पड़ेगा। अब आते हैं, जो चर्चा हो रही है एसआईआर के ऊपर, आज भी सदन में चर्चा हो रही है, तो केचुआ जो एसआईआर कर रहा है उस पर आते हैं। चुनाव में तो वोटर सरकार को चुनता है, सबको पता है। दुनिया भर में कहीं भी चुनाव होता है तो चुनाव का नियम होता है, वोटर सरकार को चुनता है। एसआईआर में तो सरकार वोटर को चुन रही है। यहाँ पर तो उल्टी गंगा बहने लगी। चुनाव में वोटर सरकार को चुनता है, एसआईआर में सरकार वोटर को चुन रही है। अब ये बताइए, ये लोकतंत्र हुआ या ठोकतंत्र हो गया? इसमें तो लोक छोटा हो गया और तंत्र बड़ा हो गया। जबकि लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि लोक बड़ा होता है और तंत्र छोटा होता है। तंत्र का काम है लोक की सेवा करना। यहाँ पर तो तंत्र लोक को सजा देते हुए दिख रहा है। तो इस तरह से आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा। ये तो हुआ सिद्धांतिक बात। अब आते हैं इसके व्यवहारिक पक्ष पर। किसी भी पदार्थ को आपको पाने के लिए एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। मेरे फ्लैट के बगल में मेरा पड़ोसी है, दीवार के उस पार है, लेकिन मुझे अगर उसके घर में जाना है तो अपने दरवाजे से निकलना पड़ेगा, दाएं मुड़ना पड़ेगा, उसके दरवाजे में
खटखटाना पड़ेगा, तब उसके घर में अंदर जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पड़ोस में है, दीवार के अंदर छेद करके मैं उसके घर चला जाऊं। तो किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया से ही आप किसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार को कुछ भी करना होता है तो उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक सीधी सी बात है, पुलिस सरकार को अगर किसी चोर को भी वो पकड़ती है ना, तो सबसे पहले जज के सामने रखती है कि हमको ये 24 घंटे का रिमांड दे दो। सरकार मनमाना नहीं कर सकती, उसके सामने एक प्रक्रिया होती है। तो सरकार को जब कुछ भी करना है तो कोई एक प्रक्रिया के अंतर्गत करना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके तहत केचुआ आता है, भारत का चुनाव आयोग जो आता है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत आता है। उसमें तो केवल और केवल फॉर्म 4, फॉर्म 6 और फॉर्म 7, यही 3 फॉर्म है जिसके माध्यम से केचुआ वोटर से संपर्क साध सकता है। इसके अलावा तो केचुआ को कहीं पर भी फॉर्म 4, फॉर्म 6, फॉर्म 7 के अलावा कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे तरीके से वोटर से संपर्क साधने का। यहां पर तो एसआईआर में आपने एक नया एन्यूमरेशन फॉर्म निकाल दिया है, ये प्रक्रिया ही असंवैधानिक है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत किसी भी वोटर का वो फॉर्म 4, फॉर्म 6 या फॉर्म 7 के अंतर्गत अपना कोई भी अर्जी देता है, तो उस अर्जी को मंजूर करना या नामंजूर करने का जो जिम्मेदारी है वो ईआरओ नाम के व्यक्ति को है। क्योंकि केचुआ का मतलब चुनाव आयोग का ही ट्रेंड व्यक्ति होता है, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसका काम ही होता है इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। आरपीए के अंतर्गत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत, जब ये काम ट्रेंड ऑफिसर केचुआ का अपना जो कर्मचारी है ईआरओ को करना है, तो वो काम आपने एसआईआर में बीएलओ नाम के एक अनट्रेंड और पार्ट टाइम कर्मचारी बीएलए नाम के व्यक्ति को कैसे दे दिया है, बूथ लेवल ऑफिसर को आपने कैसे दे दिया ये काम। तो इस तरह से आपको इन सब तकनीकी विषयों को पूछना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को पता है, बीजेपी को ये पता है अब कि 240 आने के बाद उसको 240, मेरे ख्याल से 240 आने से पहले से उसको पता था कि वो कहीं ना कहीं इस देश में अलोकप्रिय हो रही है। इसीलिए उन्होंने चंडीगढ़ में भी चुनाव चोरी करने की बहुत खुल के कोशिश की। वो तो लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा था। मेरे ख्याल से भाजपा को क्योंकि संगठन के मामले में भाजपा बहुत मजबूत है, इसलिए उनको संगठन से, जैसे सिंह साहब ने कहा, उनके पास पन्ना प्रमुख ज्यादा हैं, तो पन्ना प्रमुख अगर होंगे तो कहीं ना कहीं से उनको नीचे से फीडबैक आता है कि वो लोकप्रिय नहीं रही। इसीलिए उन्होंने चंडीगढ़ करने की कोशिश की। 2025 के फरवरी में दिल्ली लोकसभा में भी हमने देखा कि भारत भर की क्या कहते हैं पॉपुलेशन और जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन नई दिल्ली की जनसंख्या, वोटर संख्या 40,000 घट रही है। वही चीज अभी भी एसआईआर में हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बीच में हुआ ये कि लोकसभा चुनाव में मेरे ख्याल से भाजपा को अंदाज हो गया 240 आने के बाद कि अब वो लोकप्रिय नहीं रही। वो चुनाव मतलब ईमानदारी से अगर चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, तो वो जीत के नहीं आ रही है। सत्ता में रहना उसके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि जैसे हनुमा जी ने कहा कि शायद सत्ता में नहीं रहेंगे बीजेपी वाले, तो उनका दूसरा जगह दो ही जगह बचता है। बीजेपी जिस तरह के कर्म किया है पिछले 10 साल में भारत में, अगर बीजेपी सत्ता में नहीं है तो उसका बाकी 2 ही जगह रास्ता बचता है, या तो हवालात में रहेगा या तो हवाई जहाज से बाहर चला जाएगा। तीसरा कोई उसके पास जगह नहीं। जी सदा जी, एक सवाल मैं ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि लोग अक्सर और दर्शक भी जो कमेंट लिस्ट में है वो भी लगातार जो कमेंट करते हैं वो भी लगातार पूछते हैं कि भाई कुछ नहीं होने जा रहा है, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। मेरा सवाल ये है कि बिहार में कर लिया, उनकी सरकार थी, वहां पर एसआईआर, उन्होंने एसआईआर की पहली प्रयोगशाला बिहार बना। उससे पहले जो होता था वो अनऑफिशियल किया जा रहा था, अब ऑफिशियल किया जा रहा है। उन्होंने एक पूरा तैयार किया कि नहीं भाई ये तो बार बार इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, ऑफिशियली किया जाए ताकि डंके की चोट पर सबको हम बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और उसको जायज ठहरा रहे हैं। हालांकि कल जो चर्चा में अमित शाह जो अपना भाषण उन्होंने दिया 90 मिनट से ज्यादा का, उसमें उसको कहीं से भी वो सही कर पाए हो ये कहीं से भी नहीं लगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अगर बंगाल में भी इसी तरीके से, तमिलनाडु में भी अगर इसी तरीके से बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में अगर फाइनल वोटर लिस्ट में लोग का नाम अगर कटता है, तो क्या बिहार जैसी स्थिति होगी या आपको लग रहा है वहां कुछ और होगा? क्योंकि ममता बनर्जी तो लगातार बता रही हैं कि क्या आकर किया जाएगा। आज तो उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों का वो यूज करें। अब आप उसमें कुछ भी सोच सकते हैं। महिलाओं किससे बोला है उन्होंने? देखिए, डाटा बताता है कि भारत में जहां जहां पर भी जिस भी राज्य की अपनी लिपि होती है,
जहां जिस भी राज्य की अपनी लिपि होती है उसकी एक अलग ही उसकी संस्कृति हो जाती है, उसका खान पान अलग हो जाता है, वो एक अलग अलग तरह का वहां पर एक इकोसिस्टम बन जाता है। और हमको हमको पता है भारत राज्यों का संघ है, अलग अलग राज्य हैं, तो भारत में आज 13 ऐसे राज्य हैं जिसकी लिपि हिंदी से अलग है। हिंदी से अलग जो लिपि है, चाहे वो पंजाब की गुरमुखी हो, चाहे वो असम की असमिया हो, या दक्षिण भारत में मलयालम हो, चाहे तमिल हो, तो इन 13 राज्यों में आज की तारीख में भाजपा सत्ता में सिर्फ 10 जगहों पर, सिर्फ 3 जगहों पर है, 10 जगहों पर क्षेत्रीय दल प्रमुख हैं। तो भाजपा को जितनी आसानी से इन्होंने एसआईआर हिंदी पट्टी में कर लिया था, उतना आसान इनको अहिंदी क्षेत्रों में, जहां पर जिस राज्य की अपनी संस्कृति है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए बहुत जरूरी होता है कि क्षेत्रीयवाद कमजोर हो। जहां क्षेत्रवाद कमजोर होता है वहीं पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मतलब हिचकोले मारता है। लेकिन जहां पर अपने आप में क्षेत्रवाद बहुत मजबूत होता है, वहां पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव है वो उसके सामने जाके टक्कर खाता है, तो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए हमने देखा कि परसों प्रधानमंत्री अगर वंदे मातरम के जो लेखक है उनके नाम में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया तो पूरा विपक्ष उनके ऊपर चढ़ गया कि आप किस व्यक्ति को क्या नाम ले रहे हैं, आप बंकिम दा कैसे बोल सकते हैं, वो बंकिम बाबू है। क्योंकि ये छोटी सी चीज बंगाल के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो एक तो ये मुझे लग रहा है कि ये एसआईआर करने की कोशिश जो करेंगे क्षेत्रीय राज्यों में, उतना सफल नहीं हो पाएंगे जितना ये हिंदी पट्टी में हो पाए थे, चाहे वो बंगाल में हो चाहे तमिलनाडु में हो, क्योंकि वहां की अपनी अस्मिता अलग है, वहां की अपनी संस्कृति अलग है। इसीलिए आप चुनाव में भी आप डाटा बताता है कि आप सरकारें भी देख लीजिए, इस देश में 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि हिंदी के अलावा दूसरे आप भाषा चलती है, उसमें से 10 राज्यों में भाजपा है नहीं। तो भाजपा जहां पर है नहीं, वहां पर इस तरह की चीज भाजपा के प्रायोजित जो एसआईआर होगा वो उतना सफल होगा, इसमें मुझे शंका है। फिर भी सफल नहीं भी होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से असफल होगा, हो सकता है कुछ नाम वाम कटे। मेरे ख्याल से आने वाले समय में हमको ये समझना पड़ेगा, भारत की सभी जनता को, भारत के विपक्ष को भी, कि क्रिकेट तक में अगर न्यूट्रल अंपायर होता है और एक थर्ड अंपायर होता है और खिलाड़ी किसी को भी आउट लगे उसको तो वो अपील कर सकता है। तो इतना बड़ा अगर इस देश में चुनाव हो रहा है, आप किसी ने क्या, आप कोई अगर विपक्ष वाला चुनाव आयोग के खिलाफ अपील करे तो उसको आप गलत कहो, चुनाव आयोग का कहो कि वो न्यूट्रल अंपायर है और हम वही अंपायर को मानेंगे और थर्ड अंपायर को हम मानेंगे ही नहीं। तो क्रिकेट में तो यहां तक होता है कि पहली बात तो आप न्यूट्रल अंपायर रखते हो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होता है तो न तो अंपायर भारत का हो सकता है न तो ऑस्ट्रेलिया का, आप खोजने जाते हो न्यूजीलैंड का अंपायर। मतलब सबसे पहली बात है, क्रिकेट जैसे सामान्य खेल में भी अगर अंपायर न्यूट्रल होना है तो यहां पर अंपायर फिक्सिंग आप कैसे कर रहे हो। दूसरी बात है कि खेल में भी अपील किया जाता है, अंपायर के डिसीजन को थर्ड अंपायर देखता है। यहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो कोई भगवान का अवतार है, उसने जो कहा वो क्या कहते हैं वेद वाक्य है और उसकी बात को सबको मानना पड़ेगा। ये खेल में जब नहीं हो रहा है तो चुनाव आयोग में कैसे होगा। मुझे याद आ रहा है कि इसी तरह से 1980 के दशक में बहुत ज्यादा मैचेस होने लगे थे शारजाह में, क्रिकेट के बहुत सारे टूर्नामेंट होने लगते थे, भारत भी जाता था। दुर्भाग्य यह था कि हर मैच में भारत बाकी सबसे तो जीत जाता था, लास्ट में जिस फाइनल में होता था तो फाइनल में हार जाता था। तो धीरे धीरे भारत को पता चला कि वहां जो मैचेस हो रहे हैं शारजाह में वो पूरी तरह से एम्पायर की फिक्सिंग हो रही है। एक समय ऐसा आया कि भारत ने बोला कि हम शारजाह में मैच नहीं खेलेंगे, हम शारजाह में बाइकआउट कर देंगे। एक आध टूर्नामेंट शारजाह ने खेला बिना भारत के, कोई स्टेडियम में देखने के लिए नहीं आया। उसके बाद शारजाह में आज मैच होना बंद हो गया है, शारजाह ही खत्म हो गया है, अब वो क्रिकेट दूसरी जगह खेला जा रहा है। तो ये हमको करना पड़ेगा आने वाला समय, क्योंकि कुछ चीजें हम चाहें या ना चाहें प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से उसकी एक धारा होती है। अगर भाजपा इसी तरह सत्ता को बनाए रखने के लिए येन केन प्रकारेण जबरदस्ती बुलडोज करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के भी जो समर्थक होंगे, जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, तो बेंगलोर में क्रिकेट मैच होता है तो 4-4 हजार 5-5 हजार का टिकट लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? हम चाहते हैं कि हमारी टीम जीते। लेकिन जीतने का मतलब यह है कि मैं जब 5 हजार का टिकट दिया हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि पूरा मैच हो, अच्छा से मैच हो और लास्ट में मेरी टीम जीते। मैं देखा कि 5 हजार रुपए देके टिकट लेके मैच शुरू हुआ और टॉस से पहले सामने वाली टीम हाथ जोड़ के भारत के कप्तान के सामने बोल दे कि भैया आप मैच नहीं खेलेंगे, आप वॉक ओवर ले लो। तो जो पब्लिक है जो भारत को जीतने भी देखना चाहती है, वो भी तो एक मैच होते हुए देखना चाहती है, वो भी तो बिना मैच हुए वॉक ओवर नहीं चाहती। तो अगर भाजपा इसी तरह से बुलडोज करती रहेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा इस देश की जनता इस तरीके का दबाव लाना शुरू करेगी कि भैया ऐसा जब मैच है जिस मैच में अंपायर का ही फिक्सिंग है, ऐसा मैच खेलते क्यों हो?
जब ऐसी स्थिति आएगी तो भाजपा के जो खुद के समर्थक हैं वो भी कहेंगे कि अरे ये जीत का तो कोई मजा ही नहीं, कर बिना चुनाव के हम तो जीत को सेलिब्रेट कैसे करें। तो मेरे ख्याल से ये चीज कोई विपक्ष या कोई राजनीतिक दल करेगा ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे जनता ही इस ओर में जाना शुरू करेगी। मेरे ख्याल से वो समय अब थोड़ा थोड़ा निकट आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स सी कि वाकई में जनता क्या उस तरह से इस पूरे मुद्दे से सड़कों पर आकर किसी तरीके से उतरती है, क्योंकि बिहार में हमने देखा था जब वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने की थी। लेकिन सवाल फिर अनुमा जी ये है कि वोट अधिकार यात्रा हो गई, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो गया, पार्लियामेंट के बाहर इसको उठा लिया गया, उससे बीच बिहार का चुनाव भी हो गया। राहुल गांधी ने एक नहीं 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, उन्होंने एक्सपोजे कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन हो तो वही रहा है जो चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर किया है, जो आप लोग कह रहे हैं। तो फिर आगे की रणनीति क्या, फिर आगे किस तरह से इसको लेकर बढ़ा जाएगा? और दूसरा, जो मैं आरएसएस की बात कर रही थी, जिस पर सबसे ज्यादा प्रहार सबसे घातक तरीके से कोई करता है तो राहुल गांधी हैं। कल तो पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा, और लगातार उससे पहले तारीफ जो है वो प्रधानमंत्री कर चुके हैं, यानी कि अब उस पूरी विचारधारा को देश की विचारधारा भी बनाया जा रहा है, उससे बिल्कुल उसके साथ साथ मिलाया जा रहा है। बुशरा जी, लोकतंत्र हमेशा जनता के अंगूठे के नीचे होना चाहिए, लेकिन इस समय पिछले कई सालों से जनता सरकार के अंगूठे के नीचे है। देश के इतिहास का 77 सालों के इतिहास का सबसे धूर्त और सबसे असफल गृह मंत्री कल सदन में कहता है असम की गलियां सुनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी है। ऐसी गुंडई की भाषा बोलने वाला आदमी हमारे देश का गृह मंत्री है, और वो संसद का इतना बड़ा अपमान करता है। जो चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आरएसएस की विचारधारा से जैसे ही तड़प जाते हैं, हमने देखा किरण रिजिजू पहले खड़े होके बोलते हैं, एक दिन पहले की बात बता रही हूँ, कि आरएसएस का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, यहाँ तो कोई आरएसएस की बात ही नहीं कर रहा है, उसका इस सदन से कोई संपर्क नहीं है, संदर्भ नहीं है। और उसी के थोड़ी देर के बाद, आधे पौने घंटे के बाद निशिकांत दुबे उठकर कह देते हैं कि हम तो आरएसएस के हैं और हमें इस पर गर्व है। तो आरएसएस इनकी सबसे कमजोर नब्ज है, जिसको दबाने से सबकी कराह निकलती है। उसका कारण ये भी है कि आरएसएस ने कभी भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। उन्होंने नमक से सदा वत्सले को अपना वाक्य बनाया, अपना श्लोक बनाया। उन्होंने वंदे मातरम की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उनको अंग्रेजों से उस समय डर लगता था। ये गृह मंत्री जिसके समय में इतने कम, अगर घुसपैठियों की ही बात करते हैं तो यूपीए के दौर में 88,700 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया था, लेकिन बीजेपी के पूरे कार्यकाल में 5,000 के आसपास लोगों को डिपोर्ट किया गया। लेकिन सारे चुनाव लोगों के अंदर घुसपैठिए का एक डर बनाकर इन्होंने जीते। अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी एक बात कह रहे थे कि आप लोग विपक्ष को एसआईआर को नहीं मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो क्या नहीं होगा एसआईआर? एसआईआर तो होगा। इतने सारे बीएलओ की आत्महत्या हो गई है, कुछ लोग दिल के दौरे से जिनकी मौत हो गई है, इंडिगो के 2-3 पायलट्स की मौत हो गई थी, उसके बाद उन्होंने जो एफडीटीएल लगाया और वो भी वापस ले लिया। तो कहाँ किसी की भी लोकतंत्र में चल पा रही है? लोकतंत्र इस समय सरकार के अंगूठे के नीचे दब के कराह रहा है। और वही मैं बताना चाहती हूँ कि एसआईआर का हम विरोध कर रहे हैं। कल ही की बात देखिए ना, रविशंकर प्रसाद ने केसी वेणुगोपाल जी को इस मुद्दे पर बोलने नहीं दिया, क्योंकि वो पिटिशनर है। कहने लगे कि आप तो मामला सब जुडिस है, इसीलिए तो हम वोट चोरी को लेकर भी कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर हम बोल भी नहीं पाएंगे। ये कहने लगेंगे कि मामला सब जुडिस है, इस तरह की बातें करेंगे। अब क्या होगा? आप आगे पूछ रही थी ना, देखिए इस वक्त चूंकि सारी संस्थाएं बीजेपी के चंगुल में हैं, तो हर साल एक चुनाव विपक्ष की कोई पार्टी जीतेगी, और वो इसलिए जीतेगी जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर कह सकें कि क्यों वहां का चुनाव जीता, तब तो आपको एसआईआर की प्रॉब्लम नहीं लगी, तब तो आपको ईवीएम पे कोई गलत बात नजर नहीं आई। इसलिए बीजेपी के डिस्क्रिप्शन पर हर चुनावी दौर में
एक चुनाव विपक्ष की कोई पार्टी जीतेगी। इस बार पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी अभी से कह रही हैं, याद करिए दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी 7-8 महीने पहले से वही बात कह रही थी कि फर्जी वोटर बढ़ रहे हैं, वोट घटाए जा रहे हैं, काफी नाम काटे जा रहे हैं, जो लोग अधिकृत नहीं है वो भी नाम काट रहे हैं। राहुल जी ने बता ही दिया कि किस तरह से ब्राजीलियन मॉडल के 22 जगह पर नाम है, एक महिला का पोलिंग बूथ पर 200 बार नाम है। घुसपैठियों की एंट्री बीजेपी कर रही है इस देश में। और चूंकि अब पूरे देश के सामने लोकतंत्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो जब तक उस खाली या कम शक्ति वाले दूसरे पाले में जनता आकर नहीं बैठेगी, तब तक जी आप ये भूल जाइए कि लोकतंत्र आगे बढ़ पाएगा। मुझे नहीं लगता। अब जनता को जब ये दिखेगा कि वहां खाली है, अब जनता खत्म है, जनता है ही नहीं, तब शायद जनता समझेगी। क्योंकि गौरव सौरभ लूथरा भाग जाते, जयसुख भाई पटेल मोरबी वाला भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है, विजय माल्या भाग जाता है। ये सारे भगोड़ों के काम इस सरकार में हुए हैं और ये सभी जनता का नुकसान करके भागे हैं, जनता की जानें लेकर भागे हैं। तो अगर जनता के समझ में ये बात आएगी, तब तो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में शायद दोबारा अपने आप को रिक्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगर जनता के समझ में ये बात नहीं आएगी, तो विपक्ष जिसके ऊपर ईडी सीबीआई सबका चंगुल है, कम से कम हर एक बड़े नेता के ऊपर 15 से 20 केस लगा दिए गए हैं, ऐसे विपक्ष को अगर जनता का साथ नहीं मिलेगा तो जनता लोकतंत्र खो बैठेगी। हमें उसका बहुत दुख होगा, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम था ये कांग्रेस ने अपने समय से, शुरू से, देश की स्वतंत्रता के बाद से तय किया था। लेकिन अगर जी जनता उस चीज की कीमत नहीं समझेगी तो उसकी मुश्किल जनता को भी होगी और हम सबको होगी। महत्वपूर्ण बात आप ही कह रही हैं, और ये सिर्फ ना सिर्फ वाक्य हैं, बल्कि ये एक तरह की व्यथा है। ये जो फिलहाल पूरे देश की जो सिचुएशन है, जहां देश आकर खड़ा हो गया है, जिन 12 सालों में उसे जहां लाकर खड़ा कर दिया गया है, वो जाहिर सी बात है बहुत चिंताजनक है। सवाल ये जरूर है कि क्या लोकतंत्र इस देश में बचा भी है? क्या हम ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं? संविधान को जिस तरह से लगातार कमजोर किया जा रहा है, उनके प्रावधानों को जिस तरह से चोट पहुंचाई जा रही है, वो सब तो सवाल है ही। लेकिन इस सब के बीच जो जनता, जो कि सबसे बड़ी होती है इस लोकतांत्रिक निजाम में, सवाल यह है कि वो कहां है, ये जरूर पूछा जाएगा। बहुत संक्षेप में अनिल जी और सिद्धार्थ जी, आप दोनों से, पहले अनिल जी आपसे, कि अमित शाह कल कह रहे थे कि जब जब आप घुसपैठियों का साथ देंगे, आप 370 का विरोध करेंगे, आप राम मंदिर का विरोध करेंगे, तब तब आप हारते रहेंगे और हम जीतते रहेंगे। और क्या उन्होंने कल ये सब कुछ कहकर और करके ये नहीं बताने की कोशिश की, एक जो नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा जो लगातार बिहार के बाद से चलाया जा रहा है, दैट SIR इज नॉट एन इश्यू, यही तो कहा जा रहा है। और यही इससे कहने की कोशिश ये कि राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दे जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। बहुत संक्षेप में नहीं देखिए, ये नहीं देखिए, ये इसमें फेल हुए, वो फेल हुए, ये गाली गलौज करना चालू किया, इसी से पता चलता है कि फेल हुए। एक तो ये समझ लीजिए क्या कि मैं इसके लिए जरूर विपक्ष को और राहुल गांधी या बाकी लोगों को की तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो मंच का इस्तेमाल जो है, संसद के जो प्लेटफॉर्म है उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया, वंदे मातरम के मामले में भी और इसके मामले में भी, SIR के मामले में। और वो अपनी बात कहने में सिर्फ सफल नहीं हुए, वो इनको एक्सपोज करने में भी सफल हुए। तो इसीलिए ये तो जो संसद है, इसके बाद, इस संसद के बाद मुझको नहीं लगता कि जो अगली संसद होगी उसमें ये मौका वो देंगे, क्योंकि वो हर बार जब देख लेते हैं जहां पर पिट जाते हैं तो कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। अगली बार उनको ये मौका नहीं मिलेगा, ये मैं आपको, इसका अंदेशा मुझको होता है। तो ये बेहतरीन ये किया। मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो लैंग्वेज कल इस्तेमाल कर रहे थे अमित शाह, या जिस तरह के हाव भाव दिखा रहे हैं, उससे लग रहा है क्या कि ये SIR तक का मामला नहीं है, और भी विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई, जैसे ईडी वगैरह, ये और लोगों की आवाज दबाने का काम होगा। मतलब और लोकतंत्र और भी सिकुड़ेगा, इसकी हमको आशंका होती है। और ये सिर्फ, इसको आप ये मत देखिए सिर्फ कि ये कहा वो कहा, ये सब नहीं है। एक पूरा
जिसको कहता है गले से पकड़ लिया है, उनका मतलब गला दबा के, जिसको कह रहे हैं कि अंगूठे के नीचे रखना, वो कर चुके हैं। वो अब उसको छोड़ने के लिए नहीं तैयार है, और विपक्ष, ऐसी स्थिति है कि विपक्ष उनको उससे हटाने के हाथ, उनके लोकतंत्र को मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मुक्ति की जो लड़ाई है, ये और तेज होगा। और इसमें एक चीज मैं सिर्फ आप लोगों से इसमें असहमत हूं, ये जो क्षेत्रीयतावाद है ना, ये इसका मुकाबला नहीं कर सकता, ये पता चल गया है। ये 20 साल से जो मतलब जो भी है, बीच में अटल बिहारी की सरकार या बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार, ये इससे पता चलता है कि ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी मायावती के बारे में हम लोग समझते थे, समाजवादी पार्टी ये तो इनको नहीं करने देगी, लेकिन वो काबिज हो गए। वहां की हालत अलग है, तमिलनाडु की, साउथ की, लेकिन वहां भी किसी तरीके से वो क्षेत्रीयतावाद को कब्जा में कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझको लग रहा है कि एक नेशनल लेवल, एक नेशनल ये जो है अल्टरनेटिव ही आपको इससे बचा सकता है, क्षेत्रीयतावाद वाली जो लाइन है। और जैसे कि ममता बनर्जी चैलेंज नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूं, हर जगह कहता हूं, लोग मेरे से सहमत नहीं होते। ममता बनर्जी मोदी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, और वो दोनों वहां की जो फाइट है वहां बंगाल में, वो एक दूसरे में बांट लेंगे, बीजेपी को बढ़ाने का ही काम होगा। इसीलिए वो इस तरह का जो अटैक करती हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। उन्होंने एक बार भी नेहरू को डिफेंड नहीं किया, उन्होंने कहा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, फलना ये वो जो एक नेशनल जो क्या कहते हैं ये होना चाहिए, नैरेटिव होनी चाहिए बीजेपी के खिलाफ, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। अखिलेश वगैरह, अखिलेश तो कुछ करते भी हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। इसलिए क्षेत्रीय, अब हमारे सामने चैलेंज ये होना चाहिए, 240 पर कौन उन लोगों ने लाया है, उनकी वजह से नहीं आया। राहुल गांधी कंसिस्टेंटली भारत जोड़ो यात्रा और सारा के बाद जो माहौल बना है, इससे उनकी ताकत घटी। ये लोग नई चैलेंज है, इसीलिए इनको भी इन पर प्रेशर डालिए। अभी जिस तरह से एनसीपी के लोगों ने या ये लोकसभा में जिस तरह से पेश हुए, उससे लगता है आपको कि कोई चैलेंज देने की स्थिति में है ये सब पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है। इवन टीएमसी ने जो फाइट करनी चाहिए थी, वो फाइट लोकसभा में नहीं दिखाई। तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% जो है वो मैं अग्री यहाँ पर करना चाहती हूँ अनिल जी, क्योंकि इसलिए भी कि आप ये देखें कि लगातार अगर किसी को सबसे ज्यादा डिमीन और डिह्यूमनाइज अगर किया जाता है, तो वो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और ना सिर्फ अब की मौजूदा कांग्रेस पार्टी, बल्कि इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर तमाम लोगों को ये दिखाना कि देखिए देश की बर्बादी में इन लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज हम जहां खड़े हैं उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। मोदी जी तो 12 साल से इसको सही करने के लिए काम कर रहे हैं, वो तो मजबूती की तरफ काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्व में हमारे लिए क्या कुछ करके दिखाया है। तो यही तो बार बार देखिए, ये ऐसा लगता है कि देखिए नेहरू और गांधी के अलावा इनको कोई काम नहीं है, लेकिन वो इंटेंशनली किया जाता है, क्योंकि बार बार कहेंगे, बार बार लोगों के दिमाग में रजिस्टर होगा, बार बार लोगों को लगेगा कि हाँ इनमें कोई तो ऐसी खराबी है जो बार बार बात की जा रही है। और ये भी बात बिल्कुल मैं अग्री करूंगी कि ममता बनर्जी सिर्फ अपना किला बचाने में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ अपना राज्य और किसी ना किसी तरीके की डील। लेकिन बाकी अगर हम देखते हैं, राहुल गांधी को हम देखें तो वो कहीं ना कहीं एक विचारधारा की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट कि इस राज्य में सरकार या उस राज्य में सरकार, इट्स मोर अबाउट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर, जिसके लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट कमेंट सिद्धार्थ जी, बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है, सॉरी आपको थोड़ा कम समय दे पा रही हूँ जी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आदर्श स्थिति वैसी होगी कि बीजेपी को टक्कर राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाए, लेकिन आदर्श कितना भी हम सोचे, यथार्थ कुछ होता है और यथार्थ से हम वो नहीं मोड़ सकते। मुझे बताइए कि तमिलनाडु में जिस तरह का क्षेत्रवाद है या बंगाल में जिस तरह का क्षेत्रवाद है, वहां पर आज की तारीख में अगर भाजपा को कोई रोकने की सबसे ज्यादा सक्षम स्थिति में है तो वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल है। आप नीतीश कुमार को अच्छा मानिए या बुरा मानिए, लेकिन नीतीश कुमार ने कम से कम भाजपा को बिहार में 101 सीट पर ही लड़ने के लिए जो मजबूर किया,
उसके चलते क्या हुआ कि भाजपा की अपनी सरकार तो कम से कम वहां नहीं बन सकी। तो कभी कभी आदर्श स्थिति होती है, मैं पूरी तरह से सिन्हा जी जो कह रहे हैं उसको मंजूर करता हूं, लेकिन ये भी सच है कि आप जब भारत ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस भी अपने ढंग से लड़ाई लड़ रही थी। कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस भले वो कांग्रेस में नहीं थे, वो भी जो लड़ रहे थे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो भी कांग्रेस को कमजोर कर रहे थे। भगत सिंह भी कहीं कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो भी तो जिस तरह से लड़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत कमजोर हो रही थी। तो अगर कहीं पर भी कोई भी एक कोई बहुत बड़ी ताकत अगर गलीवर को गिरा सकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर बहुत सारे लिलीपुट मिलकर गिरा रहे हैं तो आप काय के लिए परेशान हो रहे हैं। अगर गलीवर है, बहुत बड़ा है, एक गलीवर को बड़ा डेढ़ गुना बड़ा गलीवर आके हरा दे तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2500 सैकड़ों लिलीपुट लेके उसको गिरा रहे हैं तो गिरा नहीं दीजिए ना, दिक्कत क्या है। जी। यही तो देखिए खूबसूरती है कि हम अग्री और डिसअग्री दोनों कर सकते हैं और सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और उन पॉइंट ऑफ व्यू में एटलीस्ट डीवी लाइव का ये प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने तमाम जो है पॉइंट ऑफ व्यू खुल